देखिए, आज हम काव्यशास्त्र की भूमिका का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, साहित्य का आलोचन अथवा काव्य मीमांसा का सैद्धांतिक स्वरूप काव्यशास्त्र अथवा साहित्य शास्त्र कहलाता है। कवि स्वयंभू होता है, वह अपनी अनुभूतियों विचारों को चाहे जैसे भी लिख सकता है। उस पर भी कुछ मर्यादाएं होती हैं, मतलब लिखने की भी कोई मर्यादा होती है, एक उसके पर भी एक निषेध होता है, प्रतिबंध होता है, मान्यताएं होती हैं जिसके अनुसार उस सांचे में ढलकर या उस शिल्प में उसे वो रचना पड़ता है। जिस प्रकार जीवन को लोक रीति के अनुसार आदर्श, सुंदर व सुखद बनाने के लिए कुछ नियम और विधि निषेधों की आवश्यकता होती है, बच्चों उन्हें नीति शास्त्र या समाज शास्त्र के अंतर्गत विवेचित किया जाता है। मतलब कुछ नियम हैं जिसके अंतर्गत साहित्य सृजन होता है या मतलब उन्हें साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। उसी प्रकार कवियों के काव्य के अंतर्गत कुछ मानदंड निर्धारित किए जाते हैं जिनके आधार पर इनका आलोचन अथवा परीक्षण होता है, और कवि काव्य की श्रेष्ठता के लिए उनका आश्रय भी रहता है कि भाई उसका जो सृजन धर्मिता है वह सही दिशा में जा रही है या नहीं। ये सिद्धांत निरूपण ही काव्यशास्त्र का विषय होता है। अतः काव्यशास्त्र का स्वरूप साहित्य के सिद्धांत पक्ष से निर्मित होता है। उसमें काव्य निर्माण, काव्यानुभूति संबंधी पुरातन तथा अधुनातन सभी कार्यकलापों एवं सैद्धांतिक पक्षों का विवेचन किया जाता है। बच्चों आगे देखिए कि जैसे प्रश्न उठता है कि काव्य कैसा होना चाहिए, इसका निरूपण काव्यशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर में काव्यशास्त्र की आवश्यकता ही हमें क्यों पड़ती है। आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है कि आवश्यकता क्यों पड़ती है, काव्यशास्त्र क्यों इसकी कसौटी के लिए, काव्यशास्त्र साहित्य की कसौटी को परखने के लिए क्यों आवश्यक है। जब साहित्य जीवन का अभिन्न अंग है तथा उपादेयता साहित्य से है, क्योंकि साहित्य एक जीवन जो है हमारा उसको सरस बनाता है, प्रेरणा प्रदान करता है, आनंद की अनुभूति देता है और हमारे जीवन को उपयोगी बनाता है। स्वोद्देश्य लिखा गया या उद्देश्यपूर्ण लिखा गया साहित्य मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है, उसको एक सही दिशा प्रदान करता है, अर्थात वह हमारा प्रेरणा स्रोत है। तो काव्यशास्त्र की आवश्यकता पर बात करना भी जरूरी हो जाता है। कारण जीवन की प्रेरणा प्रदान करने के लिए प्रेरणा के स्रोत काव्य के लिए यह अति आवश्यक है कि वह लोक रीति के अनुकूल हो, अर्थात जो प्रचलन हो लोक में, जो साहित्य जिस प्रकार के लोक के अंदर जो मान्यताओं को स्वीकृति प्रदान की गई हो या मानदंड निर्धारित किए गए हो, उसके साथ यदि साहित्य सृजन होता है तो निश्चित रूप से वो प्रभावी अवश्य होता है। यद्यपि कुछ विचारक काव्यशास्त्र की कोई आवश्यकता भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि मानसिक उद्गारों की अभिव्यक्ति ही काव्य होती है, उसकी उपादेयता और अनुपादेयता पर वो विचार करना उपयुक्त नहीं समझते। उनका कहना है कि भाई सृजन तो सृजन ही होता है। कुछ नवीनतावादी आलोचक तो प्राचीन काव्य सिद्धांतों और प्रतिमानों को वर्तमान साहित्य समीक्षा के लिए नितांत आवश्यक भी मानते हैं, और कुछ जो है उसे नितांत अनावश्यक मानते हैं कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये प्रतिमान जो है वर्तमान साहित्य के लिए उचित बैठते हो, तो वो उसको अनावश्यक मानते हैं। उनके अनुसार नित्य परिवर्तित और नवीनता प्राप्त करने वाले इस युग में साहित्य की मान्यता भी परिवर्तित हो रही है। कहने का मतलब है कि नवीनता आ रही है, समय बदल रहा है, युग परिवर्तनशील है, वैश्विक परिदृश्य या संपूर्ण विश्व के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। वैसा ही जो देखा जाता है वैसा ही लिखा जाता है, वही अनुभूतियाँ शब्दबद्ध की जाती है। तो फिर पुरानी जो मान्यताएं हैं या मानदंड है वो हर समय कैसे उचित
ठहर सकते हैं किसी भी साहित्य के आकलन के लिए। वो कहते हैं कि मतलब जो समीक्षक सिद्धांतों और प्रतिमानों को वर्तमान साहित्य समीक्षा के लिए नितांत अनावश्यक मानते हैं, उनका ये तर्क है कि साहित्य तो नित्य प्रति बदल रहा है, मान्यताएं बदल रही है, साहित्य का विषय बदल रहा है, विस्तृत कैनवास है उसका, विविध प्रकार के विषय हैं, फिर सर्वमान्य एवं सर्वस्थायी मानदंड की स्थापना का प्रश्न अनुचित है। मतलब कहते हैं कि भाई फिर वही वाले जो मानदंड बनाए गए हैं वो हमेशा लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रत्येक युग का अध्येता उस युग के साहित्य को अपने ढंग से पढ़ता है। मतलब जिस युग में साहित्य सृजन होता है, जिस युग में या जिस कालखंड में साहित्य लिखा जाता है, तो जो पाठक हैं, श्रोता हैं, अध्ययन करने वाले हैं, उनकी अपनी दृष्टि होती है, वो अपने अनुसार उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं और आकलन करते हैं। परंतु विचारणीय तथ्य ये है कि इन आलोचकों की दृष्टि से भले ही युग अपना रूप परिवर्तित कर ले तथा साहित्य के मानदंडों में भले ही कुछ अंतर आ जाएं, क्योंकि भाषा शैली, रूप, शिल्प, विषय वैविध्य ये तो बदलते रहते हैं प्रत्येक युग में, प्रत्येक युग का अपना एक वैशिष्ट्य होता है और सांचे और सामग्री तो प्रत्येक युग में बदल जाते हैं। किंतु बच्चों आप ये देखिए कि काव्यशास्त्र की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी होती है, क्योंकि उनका कहना है जो इन काव्यशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप किसी भी साहित्य को परखना चाहते हैं, उसकी कसौटी पे कसना चाहते हैं, उनका अपना तर्क है। वो कहते हैं कि भाई भले युग बदलता है, प्रत्येक युग में साहित्य अलग अलग प्रकार से युगानुरूप लिखा जाता है, किंतु संवेदनाएं और भावानुभूतियाँ तो प्रत्येक युग में एक सी तथा शाश्वत ही होती है। सही बात है। देखिए कि जैसे हर्ष शोक, सुख दुख, प्राकृतिक जीवन, ये सब शाश्वत है, ये नहीं बदलते हैं, चाहे कोई सा भी युग आ जाए। हम देख रहे हैं, इसलिए साहित्य की अनुभूतियाँ कैसे परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि जब अनुभूतियाँ शाश्वत है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसे आ सकता है। जैसे खट्टा तो खट्टा ही रहेगा, कोई फल हम चखते हैं खट्टे फल को तो खटास उससे आएगी ना, हम चखते हैं तो, और जो मीठा है पदार्थ वो मीठा रहेगा। उसी प्रकार से करुण रस में रुदन तथा हास्य रस में हंसी सदैव ही विद्यमान रहती है। वहाँ रसानुभूति में क्या परिवर्तन होगा, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कुछ विचारकों का तर्क मान भी लिया जाए कि प्रत्येक कृति का अपना प्रतिमान होता है, उसे सिद्धांतों की कसौटी पर परखना व्यर्थ है, तब तो बिना काव्य सिद्धांतों के किसी कृति को परखने का कोई आधार ही नहीं रहेगा। और देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों, कि अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरी कृति जो है वो श्रेष्ठ है, कोई क्यों खराब अपनी कृति को मानेगा, सब कहेंगे हमारी तो श्रेष्ठ है। इसलिए काव्यशास्त्र की कसौटी पर साहित्य को कसना अत्यंत आवश्यक होता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं बच्चों कि अराजकता का निराकरण सदा नियम, व्यवस्था एवं शासन की शक्तियों से होता है। इसी प्रकार साहित्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए काव्यशास्त्र अथवा समीक्षा शास्त्र की आवश्यकता होती है। मतलब काव्यशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये एक सामान्य चीज़, एक संक्षिप्त बात मैंने आपको बताई। हाँ, इसके लिए समीक्षक का तटस्थ होना जरूरी है। मतलब किसी भी कृति की अगर आप कोई समीक्षक करेगा तो वो तटस्थ भाव से उसकी समीक्षा करे, किंतु मानदंड जरूरी है और उसमें उसकी व्यक्तिगत रुचि अरुचि की कोई भावना ना होकर कवि की परिस्थितियों के अनुकूल समीक्षा की जानी चाहिए। तो बच्चों मैंने अभी आपको आज संक्षिप्त रूप में काव्यशास्त्र की भूमिका बताई कि वास्तव में काव्यशास्त्र की हमें आवश्यकता क्यों है। आपके कोर्स के अंतर्गत पाश्चात्य और भारतीय काव्यशास्त्र के कुछ सिद्धांतों, विचारकों, दार्शनिकों और विद्वानों को रखा गया है, तो हम क्रमशः उनके बारे में अध्ययन करेंगे।